हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैं आपके बीच 2 वीडियो ला चुका हूँ इसी लेसन का, तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आप लोग के साथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो आपका रेगुलर चल रहा है अभी फ़िलहाल, श्वसन जो है चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 1 हम ला चुके हैं, 1 और 2 भी ला चुके हैं। इसके साथ साथ हम आज आपको बताएंगे पार्ट 3 आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है। और ये जो वीडियो होने वाला है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, जिसमें लिखा हुआ VVI सब्जेक्टिव। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो का आज हम लोगों का मुद्दा यही होने वाला है कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि याद करने का झंझट हुआ ख़त्म। अगर आप सोचते होंगे कि याद कैसे करें, कितना भारी है, सब्जेक्टिव है, कैसे याद होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल आसानी से बताया जाएगा, जिसके ज़रिए आप अच्छे से समझकर याद रख सकते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है लेसन नंबर 2 का। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन लिखने को आए कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपने इसका लेक्चर लगा चुका है, अब आपको लिखने के लिए आएगा तो कैसे बोलेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना होगा यूँ आपको कि वह जैविक क्रिया। अब जैविक का मतलब क्या होता है? जो जीवित चीज़ होता है वही ना जैविक क्रिया करेगा। तो वो जो जीवित चीज़ होता है मतलब जो जानदार होता है वही जीवित कहलाएगा। ठीक है, तो वह जैविक क्रिया जिसके अंतर्गत जीव, अब कौन भाई? तो यहाँ से जीव किससे? तो वातावरण से। किससे? तो वातावरण यानी हमारा जो वायुमंडल है। ठीक है, तो वातावरण से क्या लेता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब वायुमंडल से जो हवा आ रही है उस हवा को हम लोग ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर अब कहाँ पहुँचाएगा उसको? तो कोशिका में पहुँचाता है। ठीक है, ये सारे वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिका में पहुँचाता है। अब जहाँ पर भोजन के अणुओं, देखिए, जहाँ पर भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, अब हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं भोजन के रूप में, वही हमारा क्या होता है? कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचता है और भोजन से संपर्क करता है। जब भोजन से संपर्क होता है तो भोजन का वहाँ पर क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और वही भोजन छोटे छोटे चरणों में ऊर्जा के रूप में, अब वही भोजन क्या हो जाता है? हमारे शरीर के अंदर टूट कर एकदम छोटा बट जाता है और बटने के बाद वो जल के साथ घुलनशील हो जाता है। और जब ये घुल मिल जाते हैं तो क्या देता है? हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। जब हमें शरीर में ताकत मिल जाता है फिर हमारा बॉडी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है अंदर से। ठीक है, यानी कि CO2 को हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है अंदर से। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त होता है। उसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा श्वसन क्या होता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल के हवा को हम नाक नासिका के माध्यम से जब शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वो फेफड़ा के पास जाता है और सारी कोशिका के पास जाने के बाद क्या होता है? भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में क्या दे देता है? छोटे छोटे चरणों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद ऊर्जा के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, या गैस मुक्त करते हैं। इसी को हम श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन की क्रिया आपको लिखने को आएगा। ठीक है, या किण्वन किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि ठोस, जटिल तथा कार्बनिक पदार्थों का, यानी कि जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अपने अंदर, वो कैसा पदार्थ होता है? चाहे वो ठोस हो सकता है, जटिल हो सकता है या कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। इन सभी का एंजाइम्स की उपस्थिति में, अब हमारे शरीर में क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और वही एंजाइम्स की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कौन से जीव के द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा अब घटित हो जाता है।
एंजाइम्स की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाता है। यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और इसी परिवर्तित हो जाने की क्रिया को ही हम क्या नाम से जानते हैं, किण्वन कहते हैं। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको डिटेल से पता चल रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पढ़ाया गया था कि श्वसन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला आप देखिए श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला हमारा जो होता है वो वायवीय श्वसन होता है और इसका एक और नाम है ऑक्सी नाम है। क्या नाम है, ऑक्सी श्वसन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा हम लोगों का है अवायवीय श्वसन, यानी कि इसको बोलते हैं अनॉक्सी। क्या बोलते हैं, अनॉक्सी बोलते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो वायवीय श्वसन और अनॉक्सी श्वसन भी इस क्रिया को, इस श्वसन को हम बोल सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि वायवीय श्वसन होता है क्या, ठीक है, तो याद रखेंगे कि श्वसन के प्रथम चरण में, अब ये जो वायवीय श्वसन है जब हम सांस लेते हैं तो वो भी हमारा पहला चरण है। तो सांस लेने के प्रथम चरण में बनने होते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, पाइरूवेट, जो क्या होते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए। यही पाइरूवेट जब बनते हैं, हम सांस लेते हैं पहली चरण में, तो यही पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, मतलब दोबारा से ऑक्सीजन से संपर्क होने के लिए, ऑक्सीकरण के लिए कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। अब पहला चरण में से कहाँ गया, बनता पाइरूवेट और पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब जाने के बाद जो विखंडित हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर क्या करता है, विखंडित कर देता है, तोड़ देता है, तोड़कर विखंडित होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। जब विखंडित होता है तो उसके अणु को बनाता है और इससे क्या होता है, जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होने लगती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का में अणु बनते हैं तो क्या होता है, जल और रासायनिक ऊर्जा को यह मुक्त करने लगता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसको ही हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे इसी का दूसरा है अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखिएगा कि ये भी श्वसन का यह प्रथम चरण है। सेम उसी प्रकार आपको लिखना है कि श्वसन का ये भी क्या है, प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज के अणुओं का, अब इसमें क्या होता है, ये भी श्वसन का पहला ही चरण होता है, बट इसमें किसका, तो ग्लूकोज का, किसका, तो ग्लूकोज के अणुओं का। अब जो ग्लूकोज होते हैं C6H12O6, ठीक है ना, आप इसको लिख भी सकते हैं, इसका सूत्र नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो ग्लूकोज के अणु का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ग्लूकोज के जितने भी अणु होते हैं वो ऑक्सीजन की O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति के पश्चात क्या करते हैं, पाइरूवेट में परिवर्तित होने लगते हैं। अब ऑक्सीजन की जब भी उपस्थित होता है तो इसके पश्चात पाइरूवेट में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखने के तौर पर इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आए क्वेश्चन एग्जाम में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे वायुमंडल के ऑक्सीजन को, जो वायुमंडल है यानी जो हमारा वातावरण है, उसके ऑक्सीजन को हम लोग किसके जरिए, तो नाक, किसके जरिए, नाक या फिर नासिका और फेफड़ों के माध्यम से। देखिए हवा को हम लोग किससे के जरिए लेंगे, नाक या नासिका या फिर फेफड़ों, जो हमारा फेफड़ा होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नाक है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडल के हवा को हम लोग मुंह, नाक के माध्यम से क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। अंदर ग्रहण करने के बाद यही हवा कहाँ जाती है, बच्चों, यही हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, ठीक है। यही हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल के हवा को नाक, नासिका और फेफड़ों के माध्यम से शरीर के अंदर ग्रहण करता है। यही शरीर के अंदर क्या होती है, ग्रहण होती है। देखिए यहाँ पर नाक, नासिका के माध्यम से शरीर के अंदर, फेफड़ों में क्या होती है, ग्रहण होती है। अंदर करने के
एवं शरीर के अंदर बनने वाले, जब ये अंदर ग्रहण होगा तो इसके अंदर बनने लगेंगे, क्या बनेंगे, CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम हवा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हम अपने शरीर में के पास पहुंचाते हैं और वही हवा को क्या करता है, फिर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को यानी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को ही आप श्वासोच्छ्वास कह सकते हैं, इस प्रकार भी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि क्या हम सांस के रूप में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं CO2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा सवाल क्या है। यह दो प्रकार के होते हैं, श्वासोच्छ्वास जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है, पहला होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी अब उच्छ्वास होता है क्या, देखिएगा, श्वास लेने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। यानी जो हम हवा को लेते हैं, नाक नासिका के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब उच्छ्वास में याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। जब हम उच्छ्वास की क्रिया करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन गैस कितना होता है, 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% पाया जाता है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% के रूप में पाया जाता है उच्छ्वास की क्रिया में। ये सारे संख्या को आप याद रखेंगे कितना किसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ आपका प्रश्वास है। प्रश्वास की क्रिया क्या है, तो देखिएगा, श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं। यानी अंदर लेने की क्रिया को उच्छ्वास और बाहर छोड़ने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन की संख्या 78% होता है। दोनों में नाइट्रोजन की संख्या 78% होता है, मगर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ देखिएगा घट चुका है। वहाँ 21% था और यहाँ 17% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम था बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अधिक हो गया, 4% हो गया। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप, अगर पूछे तो आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा कि श्वास नली या ट्रैकिया से आप क्या समझते हैं। श्वास नली या फिर ट्रैकिया से आप क्या समझते हैं, यही श्वास नली, ठीक है, जो अभी हम लोग बनाए थे। ठीक है, श्वास नली या फिर ट्रैकिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों का यही श्वास नली है या फिर क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, तो श्वास नली या ट्रैकिया से आप क्या समझते हैं, तो श्वास नली द्वारा श्वसन कीटो, श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें, कीटो। देखो, अब श्वास नली के माध्यम से सांस कौन लेता है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो टिड्डा। कौन सा लेता है, टिड्डा लेता है या फिर तिलचट्टा लेता है। आप जो देखे होंगे, टिड्डा मतलब होता है घास, उस पर बौड़ाता मतलब घूमता रहता है। ठीक है, हरे हरे कलर के रहता है, टिड्डा हो गया वो सब, या फिर तिलचट्टा हो गए, वो होते हैं। इनके द्वारा क्या लेता है, श्वसन की क्रिया को करता है। अब ट्रैकिया के भीतर क्या होता है, अत्यंत सखित हवा भरी नलिकाएं होती है। ये जो ट्रैकिया दिख रहा है आपको, ये जो ट्रैकिया दिख रहा है, इसके अंदर क्या होती है, अत्यंत, क्या होती है, अत्यंत का मतलब खास, बहुत ज़रूरी, क्या होती है, सखित। सखित का मतलब एकदम, सखित का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सखित का मतलब एकदम टाइट, हवा भरी क्या होती है, नलिका होता है। एक क्या है, नलिका के रूप में रहती है, नलिका होती है। ठीक है, और यही एक ओर से सीधे हमारे उत्तकों के संपर्क में होती है। जो एक ओर से हमारे उत्तकों के सीधे क्या हो जाती है, ये सभी उत्तकों के क्या हो जाते हैं, संपर्क में होते हैं, उत्तकों के संपर्क में होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे तो श्वास नली या ट्रैकिया का परिभाषा हो सकता है। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, गिल्स से आप क्या समझते हैं। गिल्स क्या होता है, गिल्स जो होता है वो मनुष्य का अंग नहीं है बल्कि यह मछलियों का अंग है। ठीक है, तो गिल्स मछलियों का एक विशेष अंग है। अब गिल्स क्या है, तो मछलियों का एक खास अंग है। विशेष का मतलब खास अंग होता है जो विशेष प्रकार के श्वसन यहाँ पर डबल लिखा गया, श्वसन अंग के रूप में आता है। ठीक है, अब यही जो देखिए, गिल्स क्या होता है कि मछलियों का एक विशेष खास अंग है। और किस वाला अंग है, तो श्वसन करने वाला अंग है। ठीक है, जो क्या करता है, विशेष श्वसन अंग के रूप में आता है तथा जल में घुलित ऑक्सीजन का, अब यही क्या करता है, जो जल होता है
उसी में ऑक्सीजन जो होता है वो घुल जाता है, और यही घुलित ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? तो मछली करता है। इसी घुलित ऑक्सीजन का उपयोग मछली करता है। ठीक है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। कौन करता है? मछली करता है। और किससे करता है? तो गिल्स से करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? गिल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? गिल्स कहते हैं। पूछ देगा मछलियों में गिल्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है कि फेफड़ा से आप क्या समझते हैं? जो हमारा फेफड़ा है उस फेफड़ा से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताते चले कि फेफड़ा क्या होता है। आप देखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें गुच्छिका गुच्छिका करके बना रहता है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होता है? गुच्छिका टाइप्स का बना होता है। फेफड़ा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है फेफड़ा से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे उच्च वर्गीय जंतुओं में। उच्च वर्गीय का मतलब होता है जो बड़े बड़े जीव होते हैं उसको बोलते हैं उच्च वर्गीय जंतु। तो उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए मतलब सांस लेने के लिए क्या पाया जाता है? तो फेफड़ा पाया जाता है। सांस लेने के लिए क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। अब जो किस प्रकार के श्वसन के रूप में आता है? तो वायवीय श्वसन के रूप में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फेफड़ा किस प्रकार के श्वसन के अंग के रूप में आता है? तो वायवीय श्वसन के अंग के रूप में आता है। ठीक है, तथा कुछ वर्गीय जंतु फेफड़ा के अलावा त्वचा से भी श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक ना, तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो है कि फेफड़ा से कौन कौन सांस ले सकता है? तो मेंढक है, पक्षी है, मनुष्य है आदि। इन सभी को, ये सभी क्या करते हैं? फेफड़ा से श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं इस प्रकार, इस आंसर को लिख सकते हैं, आपका नंबर पूरा मिलेगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल हमारा कहता है कि मानव में श्वसन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? यानी कि मनुष्य जो है उसमें श्वसन तंत्र कैसे निर्माण होता है? किस किस के मिलने से श्वसन तंत्र का निर्माण होता है? इसको देखेंगे कि मानव में श्वसन की प्रक्रिया या क्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? जटिल तंत्र के द्वारा होती है। अब ये जो है ना, मानव में श्वसन की क्रिया जो हो रही है वो जटिल तंत्र के माध्यम से होती है। किसके द्वारा होती है? जटिल तंत्र के द्वारा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इस बात को याद रख सकते हैं कि मानव में जो श्वसन होता है यह क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होती है। अगर पूछेगा किसके द्वारा होती है, तो जटिल तंत्र के द्वारा होती है। यह तंत्र जो है इसका निर्माण कैसे होता है? नासा गुहा, नेसोफेरिक्स या नासिका, लैरिंग्स, स्वर यंत्र, श्वास नली, ट्रैकिया, इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रैकिया। ठीक है, इसको कहेंगे ट्रैकिया, फेफड़ा को मिलने से। अब ये सारे नाम को, ये सारी चीज़ को मिलने से एक क्या तैयार होता है? तो श्वसन तंत्र तैयार होता है। देखिए यहाँ पर जो आपको बना तभी अभी फेफड़ा का, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है, यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है, तो इन सभी को मिलने से ही इसमें सारे चीज़ का नाम दिया गया है। जैसे नाक, नासिका, उसके बाद है लैरिंग्स, यहाँ पर हमारा कंठ है। ठीक है, लैरिंग्स स्वर यंत्र है, श्वास नली है, यही श्वास नली है, फेफड़ा है। इन सभी को मिलने से क्या हो जाता है? एक श्वसन तंत्र तैयार होता है। इस सभी को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। इसको लिख सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन है, नासिका क्या है? नासिका क्या है? तो नासिका आप समझ सकते हैं कि नासिका मुख द्वार के ऊपर, यानी जो हमारा मुंह होता है इसके ठीक ऊपर नासिका। ठीक है, नाक, ठीक है, मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। मुंह के जस्ट क्या होता है? ऊपर में स्थित होता है कौन? नासिका। ठीक है, नासिका स्थित होता है, इसमें 2 गोलाकार। अब नाक में कितना? तो 2। कितना? तो 2 कैसा होता है? तो गोलाकार। कैसा होता है? तो गोलाकार, यानी गोला के आकार का गोल गोल होता है। देखिए नाक है तो इसका 2 गोलाकार क्या होता है? बाहें का मतलब बाहर की तरफ, नाक के अंदर में। ठीक है, तो बाहें की तरफ, ये देखिए यहाँ पर जो है तो ये 1 और 2, ये दोनों क्या है? बाहर की तरफ है ना। तो 2 बाहें नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर। अब यही भीतर की ओर जाने पर क्या होता है? 2 अलग अलग, अब दोनों एक इधर और एक इधर,
तो दोनों अलग अलग दाएं और बाएं नासिका वेशों में खुल जाते हैं। अब यही अंदर की तरफ आता है तो दो अलग अलग दाएं और बाएं नासिका वेशों में खुल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप नासिका का परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रैकिया के स्वरूप को लिखें। श्वास नली या ट्रैकिया जो होता है उसके क्या स्वरूप है उसको बताना है। तो श्वास नली या ट्रैकिया जो होता है मनुष्य के शरीर का श्वसन अंग है। ये क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे ये मनुष्य के शरीर का क्या है, श्वसन अंग है, जो लगभग कितना, तो 11 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर नली के रूप में। अब ये कैसा होता है, तो एक नली के रूप में होता है। ठीक है, नली के रूप में होता है और इसका व्यास और इसका क्या चीज़, व्यास कितना होता है, तो 16 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो इसका व्यास आप बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर होता है, जो ट्रैकिया के पतली दीवार को, अब यही जो दीवार है इसके पतली दीवार को क्या करता है, इसके पतली दीवार को मजबूती प्रदान करता है। अब यही क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है और करने के लिए बहुत से, अब इसको मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे अपूर्ण वलय क्या होते हैं, हाँ या देखिए यहाँ पर अपूर्ण वलय क्या होते हैं, इसके पूरे लंबाई में, अपूर्ण वलय इसके पूरे लंबाई में, इसी पूरे लंबाई में क्या होते हैं, सजे होते हैं। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से सजा हुआ। ठीक है, तो इसके पूरे लंबाई में क्या होते हैं, सजे होते हैं। यही श्वास नली या ट्रैकिया का क्या है, स्वरूप है। आपको पूछ देगा श्वास नली या ट्रैकिया का लंबाई कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, तो 16 सेंटीमीटर। अब ये कैसी होती है, तो पतली दीवार के रूप में होती है। जो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन होता है, तो अपूर्ण वलय इसके पूरे लंबाई में क्या होते हैं, सजे होते हैं। इतना बात बोलेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, रटना नहीं है। आगे देखिएगा, अगला देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है कैसे। देखिए, इसे हम प्राणघातक गैस भी के नाम से जानते हैं, प्राणघातक गैस के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, प्राणघातक गैस इसका एक और नाम है। क्वेश्चन पूछ देगा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर प्राणघातक गैस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को दुनिया का सबसे जहरीला गैस माना गया है। देखिए, इसको मान के चलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको माना गया है कि दुनिया का यह एक क्या है, जहरीला गैस है। ठीक है, अब क्यों जहरीला माना गया है, देखिएगा, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वहीं से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करता है। जब ये हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद जो शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोक देता है। जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हमारे हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करता है और निर्माण जब ये हो जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। जिसका क्या हो जाएगा, जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में रुकेगा तो ऑक्सीजन के अभाव में, अब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद होगा, धीरे धीरे बंद होने लगेगा, तो फेफड़े से कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का वहां पे क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और जब अभाव हो जाएगा तो अभाव की स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जब ये ऑक्सीजन का अभाव होगा तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके कारण इसे हम कौन से नाम से जानते हैं, तो प्राणघातक गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दुनिया का जहरीला गैस माना गया क्योंकि यह किससे, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है और कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण करता है, जो शरीर के कोशिकाओं तक किसको, ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। और जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन का जब शरीर में अभाव होने लगेगा तो उसके कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके कारण इसका नाम एक और भी है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणघातक गैस के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों। ठीक है, जब अत्यधिक व्यायाम कर लेता है खिलाड़ी, जो होता है एक्सरसाइज वगैरह कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा या व्यायाम कर लेता है, तो क्या कर लेता है, उसके शरीर में क्रैम्प की स्थिति होने लगती है, क्यों होती है। तो बोलेंगे कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब
ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसके दौरान खिलाड़ियों के शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 तथा पानी H2O, ठीक है, ये दोनों का क्या होने लगता है, अभाव होने लगता है, यानी कमी होने लगती है और कमी हो जाती है, जिससे शरीर में लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल का बनता है, ठीक है, या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव होने लगेगा। अब देखते हैं कोई भी आप ही काम करते हैं तो क्या होने लगता है, पानी प्यास जल्दी से जल्दी लगता है, उसके बाद क्या होने लगता है, सांस फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होता है, तो वहीं पे पानी और ऑक्सीजन का दोनों का क्या होने लगा, अभाव हो जाता है, और जिससे शरीर में क्या निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है, शरीर के मांसपेशियों में जम जाता है, शरीर के अंग में जम जाता है, जिससे मांसपेशियों में तथा जिससे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, यहाँ पर डबल डबल लिखा गया, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, और जिसके कारण शरीर में क्या हो जाती है, तो क्रैम्प की स्थिति हो जाती है। अब यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है, बनता है और शरीर के मांसपेशियों वगैरह में दर्द देने लगता है, जिससे हम लोगों के पास कैसा दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, ऐंठन, ठीक है, हाँ, नहीं बोलते हैं कि ऐंठन हो गया, कहीं पर दर्द कर रहा, मांसपेशियां खिंचाव हो जाता है, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। कब, जब अत्यधिक व्यायाम कर लेता है खिलाड़ी, तब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इतना क्वेश्चन आज पढ़े होंगे तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो आप इस प्रकार ही एग्जाम में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इस सब फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ द एंड, आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ में कमेंट भी कर देना है, कि हाँ सर मुझे यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा, ये मेरा नाम है, आप मेरे नाम के द्वारा ये तैयार किया गया वीडियो है, ठीक है। तो आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि हाँ हम लोग भी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हम लोग का जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरा हो सके। आप लोग की मेहरबानी से हम लोग 990 से प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर। कुछ ही पलों में हम लोग का अब 1000 सब्सक्राइबर पार होने वाला या पूरा होने वाला है, आप लोग के मेहरबानी से, आप लोग के सपोर्ट से। तो इसी प्रकार हम लोगों का साथ दे, सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, आपका भी फायदा हो सके। जय हिंद साथियों।